एक घोड़े को हम पानी के तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तत्परता का ये नियम सीखने की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थोर्नडाइक महोदय का मानना है कि जब तक हम किसी भी कार्य को करने से पहले मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, तब तक अधिगम की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को हम कभी भी स्थायी नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी कार्य हम करें, कोई भी शिक्षा ग्रहण करें, मानसिक रूप से हमें पहले पूर्ण रूप से तैयार होना अति आवश्यक है। तो आज हम परिचर्चा करेंगे गुण संधि जो हमने पढ़ी है, उससे संबंधित जो अपवाद हैं, जिन अपवादों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है, उन अपवादों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं, जानते हैं। चर्चा करते हैं गुण स्वर संधि से संबंधित जो अपवाद हैं, उन अपवादों के बारे में। अपवाद किसके हैं? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अपवाद हम पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं अक्ष धन ऊहिनी। क्या है? अक्ष धन ऊहिनी। इस शब्द को शब्द शुद्धि के साथ साथ संधि विच्छेद के रूप में और संधि पद के रूप में अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहां देखते हैं हम, जब हमने गुण संधि में पढ़ा कि ए या आ के बाद यदि उ या उ आता है तो क्या हो जाएगा? ओ गुण आदेश हो जाएगा। ऐसा हमने गुण स्वर संधि के नियम में पढ़ा। यहाँ 6 में ए विद्यमान है और उसके बाद में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। ए और उ मिलकर के गुण संधि के अनुसार क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब इनका खंडन करके हम मेल करते हैं। अक्ष 6 अलंत कर दिया, ए और उ मिलकर के ओ हो गया, और ये ही और ये नी। अब इनको मिलाते हैं। ए 6 में ओ की मात्रा मिल गई और आगे ही और नी, अक्षोहिणी, ऐसा बन गया। जो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। ये नियम क्या कह रहे हैं कि अक्ष शब्द के बाद क्या है? अक्ष शब्द के बाद यदि ऊहिनी शब्द आता है, क्या आता है? ऊहिनी शब्द आता है, तो वहां गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होगा। क्या होगा? गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होगा। और जब वृद्धि होगा तो ओ की जगह क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। ओ का वृद्धि क्या होता है? औ होता है। तब हम क्या बनाएंगे? अक्ष और ये औ और ये ही और ये नी, इनको मिलाते हैं। अक्ष ओ की मात्रा मिल गई 6 में, और ये हो गया छौ, और ये ही और नी, अक्षोहिणी। अब भी ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः क्या है? शुद्ध नहीं है। पूर्णतः शुद्ध क्या है? अक्षोहिणी। क्या है? अक्षोहिणी। नी की जगह अणी आता है। कब आता है? इस बात को भी समझना है। यदि री रे श, री रे से के बाद यदि नय आवे तो नय किस में बदलेगा? अणय में बदलेगा। और यहाँ क्षय है, उसके बाद में क्षय के बाद में क्या आ रहा है? नय आ रहा है। अब हमें समझना है कि इसमें सह तो है ही नहीं। क्षय का जब हम खंडन करते हैं, विभाजन करते हैं, टुकड़े करते हैं, तब क्या है? क और श, ये स्थिति।
कै शय और ए निकालते हैं, ये स्थिति आती है। तो यहाँ क्षय में क्या विद्यमान है, क्षय विद्यमान है, इसलिए ये नए किस में बदल गया, अणय में बदल गया और ये बन गया अक्षोहिणी। क्या शब्द बना, अक्षोहिणी शब्द बना। अक्षोहिणी का अर्थ हम अच्छे से समझते हैं। अक्षोहिणी ये पूर्णतः शुद्ध शब्द है और गुण संधि का अपवाद है। अक्षोहिणी एक सेना है। क्या है, सेना, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुरंगिणी सेना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी शब्द भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चतु, चतुर्धन, अंगिनी, ये रे है चतु का, चतुर का रे विसर्ग में बदल जाएगा और ये चतु धन अंगिनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंगिनी। चतु का अर्थ क्या होता है, चार होता है। क्या होता है, चार। और यदि रे पूरा आता है, क्या आता है, रे पूरा आता है, हलंत नहीं आता है, तब इसका अर्थ, चतुर का अर्थ क्या हो जाएगा, चालाक हो जाएगा या चालबाज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, रे जब हलंत आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, चार होता है, विसर्ग संधि में चतुर्धन अंगिनी। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ जो हमने नी को किस में बदला, अणी में बदला, यहाँ भी बदल रहा है। देखिए आप, नी है और चतुरंगिणी में ये अणय में बदल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखिए नी से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो री रे से वाला जो नियम है कि री रे और से के बाद न आवे तो नए किसमें बदलेगा, अणय में। जैसे री धन नए बराबर क्या हो जाएगा, ऋण। क्या हो जाएगा, ऋण। कृष धन नए क्या हो जाएगा, कृष्ण। विष धन नु क्या बन जाएगा, विष्णु। तो ये री रे से वाला नियम जो हम व्यंजन संधि में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसकी परिचर्चा व्यंजन संधि जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से करेंगे। चतुरंगिणी एक सेना है, उसमें चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। उनकी परिचर्चा भी हम कर लेते हैं। पैदल सवार सैनिक होते हैं, जिसे हम पैदल सेना कह सकते हैं, पैदल सेना। और इस सेना में क्या होता है, 1 लाख यानी 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। क्या होते हैं, 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। फिर है अश्वसेना। क्या है, अश्वसेना। और इस सेना में ऐसा माना जाता है कि 65,000 से अधिक सैनिक होते हैं। कितने, 65,000 से अधिक सैनिक होते हैं। फिर है रथ सेना या रथ पर सवार सेना। ठीक है, इस सेना में 21,000 से अधिक सैनिक होते हैं। 21,000 से अधिक सैनिक होते हैं। फिर है गज सेना या ऐसा कह सकते हैं हाथियों पर सवार सैनिक, उसमें भी 21,000 से अधिक सैनिक होते हैं। तो ये सेना के चार अंग हैं, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ पर सवार सेना, गज सेना। इस अक्षोहिणी सेना को क्या कहा जाता है, चतुरंगिणी सेना। तो यह है अपवाद। गुण स्वर संधि में अगर हम नियम को लगाते हैं तो जो शब्द बनता है वो ये बनता है, और ये शब्द क्या होता है, पूर्णतः अशुद्ध होता है। आगे परिचर्चा करते हैं अगले उदाहरण को लेकर के। ये स्व शब्द है और ये है ईर। क्या है, स्व ईर। वह में अविद्यमान है,
कौन सा स्वर है? ए, और उसके बाद में ई स्वर आ रहा है। ए और ई मिलकर के गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए। हमने यही पढ़ा कि ए आ के बाद यदि ई या ई आवे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इससे जब हम बनाते हैं स्व और ई, ए और ई मिलकर के ए हो गया और ये रे, तो शब्द क्या बनेगा? स्वेर बनेगा, जो क्या है? व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध है। नियम क्या कह रहा है कि यदि स्वर स्व शब्द के बाद ईर या ईरिणी शब्द आता है तो वह गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होगा। तो यहां क्या बनेगा? स्व ए गुण हो रहा है, ए का वृद्धि क्या होता है? ए का वृद्धि ऐ होता है। क्या होता है? ऐ। तो यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और ये रे जो अपना शेष बचा था उसको यहाँ लिख दिया और ये क्या बनेगा? स्वेर बनेगा। क्या बनेगा? स्वेर। क्योंकि वह में ऐ की मात्रा मिलते ही वही हो गया। स्वेर का अर्थ होता है स्वेच्छाचार। क्या होता है? स्वेच्छाचार, यानी अपनी इच्छा से काम करना, स्वेच्छाचार। दूसरा जो अपवाद है इसी से संबंधित है, स्व धन ईरिणी। क्या है? स्वधन ईरिणी। यहां भी वह में ए विद्यमान और ई है, दोनों मिलकर के ए होता है। और ए होता है तब क्या बनेगा? ये स्व हलंत वह हलंत हो जाएगा। ए और ई मिलकर के ए हो गया। फिर क्या लिखेंगे? री और अणी। ये नी कर देते हैं हम, ईरिनी। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं। स्वे री नी, स्वेरिनी, जो क्या व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध है। ये नियम भी ये कर रहा है, उदाहरण ये स्पष्ट कर रहा है कि स्व शब्द के बाद, किसके बाद में? स्व शब्द के बाद ईरिणी आता है तब वहां गुण आदेश ए न होकर के क्या है? गुण आदेश ए न होकर के क्या होगा? अयुवृद्धि आदेश होगा। क्या होगा? अयुवृद्धि आदेश होगा। तब स्व और ये अयुवृद्धि हो गया और ये री और ये नी क्या हो जाएगा? स्वेरिणी, स्वेरिनी। अब यहाँ जो हमने पहले पढ़ा वही बात लागू हो गई कि ये जो नय है उससे पहले क्या आ रहा है? रे आ रहा है। तो ये जो नी है वो किससे बदलेगी? अणी में बदल जाएगी और ये शब्द बनेगा स्वेरिणी। क्या बनेगा? स्वेरिणी। ये व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध शब्द है और गुण संधि का अपवाद भी हो गया। स्वेरिणी का अर्थ होता है स्वेच्छा, स्वेच्छाचारिणी। क्या है? स्वेच्छाचारिणी, यानी अपनी इच्छा से काम करने वाली, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली, चलने वाली जो स्त्री होती है उसके लिए स्वेरिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्वेरिणी का संधि विच्छेद पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? स्व धन ईरिणी, अणी नहीं होगा, ईरिणी। और जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा? स्वेरिणी बनेगा। और ये किस संधि का अपवाद हो गया? गुण स्वर संधि का अपवाद हो गया। ठीक है, अब आगे परिचर्चा करते हैं। गुण संधि को हमने पढ़ा, अब जानते हैं गुण संधि से संबंधित जो अपवाद हैं उन अपवादों के बारे में परिचर्चा करते हैं। अपवाद किस संधि के अपवाद हैं? ये गुण स्वर संधि के अपवाद है। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के जो महत्वपूर्ण अपवाद हैं उन अपवादों को
जानते हैं। सबसे पहले प्रय धन ऋण 10 धन ऋण वसन धन ऋण वत्स्तर धन ऋण कंबल धन ऋण ऋण धन ऋण। ये कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रय 10 वसन वत्स्तर कंबल और ऋण इन शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आता है, क्या आता है, ऋण शब्द आता है, तो वहां गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होगा। समझना, यहाँ प्रय में ए विद्यमान है। क्या विद्यमान है? ए विद्यमान है। और ए के बाद क्या आ रहा है? री आ रहा है। गुण संधि का नियम क्या कहता है कि यदि ए या आ के बाद, क्या, ए या आ के बाद यदि री आता है तो क्या होगा? अर आदेश होगा। और यहाँ ए के बाद री आ रहा है और गुण संधि के हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ प्रय अलंत हो जाएगा, ए और री के स्थान पर अर हो जाएगा और ये अण क्या बन जाएगा? प्रण। क्यों? पै में ये पै का रे है, उसमें अर मिल जाएगा यानी ए मिल जाएगा, प्रय पूरा रेफ वाला रे ऊपर चला जाएगा, प्रण बनेगा। इसी प्रकार 10 में जो स है 10 का, उसमें ए विद्यमान है। ए के बाद क्या आ रहा है? री आ रहा है। ए और री मिलकर के क्या बनता है? अर बनता है। तब स्थिति क्या बनती है शब्द बनने में? 10 से अलंत हो जाएगा अर और री हट जाएगा और ये अण। अब इनको मिलाते हैं तो दै से में ए मिल गया, से पूरा हो गया और ये अण और ये रेफ वाला रे ऊपर चला जाएगा, 10 रण। इसके बाद में वसन धन ऋण, नए में ए विद्यमान है और इसके बाद में री आ रहा है, दोनों मिलकर के अर होना है। तब क्या बनेगा? वह से न हलंत हो जाएगा और ये अर ए और री मिलकर के अर हो गया और उसके बाद में अण। अब मिलाते हैं, वह से न में ए मिल गया, न पूरा, अण के ऊपर रे चला गया, ये रेप में बदल गया क्योंकि इसके बाद में स्वर नहीं है। वत्स्तर रे में ए है, ए के बाद री आ रहा है यहाँ, देखिए तो क्या बनेगा? ए और री मिलकर के अर बनेगा, ये अर हो गया। अब इस शब्द को लिख देते हैं जैसा है, वह त से त रे अलंत हो गया, ए और री के स्थान पर अर हो गया, अण आ जाएगा आगे। अब इनको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? वह त से त रे में ए मिल गया, रे पूरा हो गया, अण और इस रे के बाद कोई स्वर नहीं है, ऊपर चला जाएगा रेप में, वस्त्र हो जाएगा, वस्त्रण। ये कंबल और ऋण, लय में ए विद्यमान है, उसके बाद में री आ रहे हैं यहाँ, ए और री मिलकर के क्या बनता है? अर बनता है, ये अर हो गया। अब इस शब्द को लेते हैं, कै बै ले हलंत हो जाएगा और ए और री के स्थान पर अर हो गया, अण लिख देते हैं। अब मिलाते हैं, कै बै ले,
लय में ए मिल गया, लय पूरा अणय, और ये रे रेफ वाला क्योंकि स्वर नहीं है ऊपर चला जाएगा, कमलारण। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं। ऋण ए आ रहा है अणय में, और ए के बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है। ए और री मिलकर के क्या होता है, अर होता है। ये अर हो गया, ये री अणय हलंत हो गया, और ये अर और ये अणय, ये हट गया री। तो मिलाते हैं, री अणय, इसके बाद में कोई स्वर नहीं है ऊपर चला जाएगा, ऋण रण ऋणन, ऐसा बन गया। तो ये जो शब्द बने हैं, अगर इनको हमने पढ़ा नहीं तो नियम लगा करके गुण संधि का क्या बनेगा, स्थिति जो रूप बनेगी वो प्रारण, धसरण, वसरण ऐसे बनेंगे सारे के सारे। जबकि व्याकरण की दृष्टि से ये सारे के सारे क्या हैं, अशुद्ध हैं, सारे के सारे अशुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ गुण संधि का नियम लागू नहीं होता है, जबकि स्थिति गुण संधि की नजर आ रही है। बनेगा क्या, ये प्रारण बनेगा। कैसे बनेगा, यहां अर गुण आदेश के स्थान पर क्या होगा, आर वृद्धि आदेश होगा। क्या होगा, आर वृद्धि होगा। तो अर की जगह क्या आएगा, आर आएगा, और ये अणय, और ये बनेगा प्रारण। क्या बनेगा, प्रारण। नियम क्या कह रहा है कि प्रय, दस, वसन, वस्त्र, कंबल और ऋण शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आवे, कौन सा शब्द आवे, ऋण शब्द आवे, तो वह गुण आदेश न होकर क्या होगा, आर वृद्धि आदेश होगा। तब क्या बनेगा, प्रारण बनेगा। दसरण की जगह क्या बनेगा, आर वृद्धि होकर के दशारण बनेगा। और वसन की जगह क्या बनेगा, वसनारण बनेगा। समझते रहना आप। और यहाँ अर है, आर हो जाएगा। वस्त्र का क्या हो जाएगा, रा, वस्त्रारण बनेगा। कंबल, यहाँ अर की जगह क्या हो जाएगा, आर, तो क्या बनेगा, कमलारण बनेगा। ये बनेगा कमलारण। और ये उदाहरण अनेक बार पूछा हुआ है। ऋण ऋण न होकर के क्या बनेगा, री अणय, आर वृद्धि होगा तो अणय का क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, और ये बनेगा ऋणारण। अनेक बार पूछा हुआ उदाहरण है। यहाँ वत्स्तर शब्द, इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ होता है गाय का बच्चा, जिसे हम बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, बछड़ा। और वस्त्रा का अर्थ क्या हो जाएगा, बछिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बछिया। तो इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द आता है तो क्या होगा, आर वृद्धि आदेश होगा, गुण आदेश नहीं होगा। अब इस बात को भी समझते हैं। जैसे ये आ गया अधम, क्या है, अधम, और इसके बाद में ऋण शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋण। यहाँ अधम शब्द है और उसके बाद में ऋण शब्द आ रहा है, तब यहाँ वृद्धि आदेश नहीं होगा, गुण आदेश ही होगा। और मिलकर के क्या बनेगा, देखिए आप, ए ध मैं अलंत हो जाएगा। ए और री मिलकर के क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर, और ये अण। अब इनको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ए ध, मैं में ए मिल गया, मैं पूरा हो गया, और ये अण, अधमरण। ऐसा यहां आर वृद्धि नहीं होगा। तो समझना है, प्रय, दस, वसन, वत्सर, कंबल, ऋण, इन शब्दों के बाद में ऋण शब्द आता है तब आर वृद्धि होगा, न कि अन्य किसी शब्द के साथ में, जैसे अधम के साथ में नहीं हुआ। और उसके बाद में देखिए आप एक उदाहरण, उत्तम, क्या है, उत्तम धन ऋण। ये उत्तम धन ऋण, ए और री मिलकर के क्या होगा, क्या बनेगा, अर बनेगा, गुण आदेश होकर के, और मिलाएंगे उत्तम धन ऋण।
ये अर हो गया ए और री के स्थान पर, और ये अण, क्या बनेगा? उ तय, मैं में ए मिल गया, मैं पूरा हो गया, और ये रे हलंत है, ऊपर चला गया, उत्तम ऋण। स्थिति स्पष्ट हो गई कि इन शब्दों को छोड़ करके किसी अन्य शब्द के बाद में कौन सा शब्द आवे? ऋण शब्द आवे, तब आर वृद्धि होगा, न कि इन शब्दों के साथ में आर वृद्धि होगा। जैसे अधम आ गया, उत्तम आ गया, इन शब्दों के साथ में आर वृद्धि नहीं होगा, यहाँ गुण आदेश ही होगा। चर्चा करते हैं आगे। इसके बाद में जो अन्य उदाहरण है, जैसे ये प्रय है और ये ऊढ़ शब्द है। क्या है? ऊढ़ शब्द। यहां देखिएगा आप, ए और ऊ मिलकर के गुण संधि के हिसाब से क्या बनता है? ओ गुण आदेश बनता है। तो स्थिति क्या हो जाएगी? प्रय का जो रे वो हलंत हो जाएगा, और ए और ऊ मिलकर के ओ हो गया, और ये ढैब। अब इनको मिलाएं तो क्या बनेगा? प्रोढ़। ऐसा। जबकि ये शब्द पूर्णतः गलत है। तो प्रय उपसर्ग के बाद में ऊढ़ शब्द आता है, तो वहां गुण आदेश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओ गुण नहीं होगा। क्या होगा? औ आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा। तब क्या बनेगा? प्रय और ये ओ की जगह क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा, और ये बनेगा प्रोढ़। क्या बनेगा? प्रोढ़। तो यहां भी अपवाद हो गया। अगर ये अपवाद पढ़ा हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे? ए और ऊ मिलाकर के क्या कर देंगे? ओ गुण आदेश कर देंगे। ओ गुण आदेश करने पर ये स्थिति बनेगी जो पूर्णतः क्या है? गलत है। इसलिए अवृद्धि आदेश होगा और प्रोढ़ बनेगा। इसी प्रकार प्रय धन ऊढ़ी, क्या है? प्रय धन ऊढ़ी, ए और ऊ मिलकर के ओ गुण आदेश होता है। जबकि ओ गुण होता है तब क्या बनेगा? देखिएगा आप, प्रय ओ और ये ढी गुण आदेश होने पर प्रय में ये ओ की मात्रा मिल गई, प्रोढ़ी बनेगा। जबकि ये शब्द भी पूर्णतः अशुद्ध है, तब भी स्थिति क्या रहेगी? ओ गुण न होकर के कौन सा आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। तब प्रय धन औ धन ढी बराबर प्रोढ़ी। क्या बनेगा? प्रोढ़ी। ये पूर्णतः शुद्ध शब्द है। स्थिति क्या बनी कि प्रय उपसर्ग के बाद क्या है? प्रय उपसर्ग के बाद यदि ऊढ़ शब्द आता है, क्या आता है? ऊढ़ आता है या ऊढ़ी शब्द आता है, तो वहां गुण आदेश न होकर क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा। ये बात हमें ध्यान से समझनी है, अच्छे से याद रखना है इस बात को। किसके बाद में आना चाहिए? प्रय उपसर्ग के बाद में ऊढ़ या ऊढ़ी शब्द आना चाहिए। ये संस्कृत शब्द हैं जो उदाहरण अपवाद में ले रहे हैं, लेकिन इनका हिंदी व्याकरण के साथ पूर्णतः संबंध बताया जाता है। और देखने को मिलते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से अनेक उदाहरण अपवाद के रूप में पूछे गए हैं कि कौन सा अपवाद निम्नलिखित में से है, या संधि नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो संधि नियम में नहीं आता है। समझना है। अब यहाँ आगे समझना कि ये नव है। क्या है? नव शब्द के बाद, किसके बाद? नव शब्द के बाद ऊढ़ शब्द आवे। क्या है? नव शब्द के बाद यदि ऊढ़ शब्द आता है तब वहां ए और ऊ मिलकर के ओ गुण आदेश ही होगा। क्या होगा? ओ गुण आदेश ही होगा, न कि वृद्धि आदेश होगा। तब क्या बनेगा? न व में ओ की मात्रा और ये ढा, नवोढ़ा। क्या बनेगा? नवोढ़ा। तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि प्रय उपसर्ग के बाद में ऊढ़ शब्द आता है या ऊढ़ शब्द आता है तब गुण आदेश न होकर के वृद्धि होगा। लेकिन प्रय उपसर्ग को छोड़ करके किसी अन्य शब्द के साथ में ऊढ़ या ऊढ़ी शब्द आता है तब वहां गुण आदेश ही होगा। जैसे नव के साथ में ऊढ़ जोड़ा तो नवोढ़ा बना। नवोढ़ा का अर्थ होता है नव विवाहिता, नवविवाहिता, यानी नवविवाहिता स्त्री, ये नवोढ़ा। आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला अपवाद लेते हैं। ये स्व शब्द है। क्या है? स्व।
और ये ईर है, महत्वपूर्ण शब्द है। स्वेधन ईर, ए और ई मिलकर के एक गुण होता है। किसके अनुसार? गुण संधि के अनुसार। यदि ए के बाद ई आवे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? एक गुण आदेश हो जाएगा। यहाँ वह में ए विद्यमान है और ई आ रहा है, ईर का, दोनों मिलकर के ए हो गया। तब स्वे वह हलंत हो गया, ए और ई मिलकर के ए हो गया और शेष क्या बचा? रे। अब इनको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? से वह में एक ही मात्रा, वे रे, स्वेर बना। जो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। क्या है? पूर्णतः अशुद्ध शब्द है। स्वे शब्द के बाद में अगर ईर शब्द आता है तो एक गुण न होकर के क्या है? गुण आदेश न होकर के वहां क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा। और वृद्धि आदेश होगा तो ए की जगह क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। तब देखिए आप, स्वे, यहाँ ए और ई मिलकर के एक गुण न होकर के क्या हो गया? वृद्धि हो गया। आई और ये रे। अब इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? से वह में आई की मात्रा वही हो जाएगा और ये बन गया सवेर, जो शुद्ध है, जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार। ये स्थिति क्या स्पष्ट हुई कि स्वे उपसर्ग के बाद में यदि ईर शब्द आता है तो वहां ए और ई मिलकर के एक गुण नहीं होगा। क्या होगा? आई वृद्धि होगा और वृद्धि होगा तब वहां क्या होगा? स्वेर शब्द बनेगा। ये स्थिति अपवाद की हो गई। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छा शब्द है स्वेधन ईरिणी। शब्द शुद्धि में भी पूछे जाने वाले उदाहरण हैं ये। स्वेधन ईरिणी, समझना, ए और ई मिलकर के क्या हो गया? एक गुण हो गया। किसके अनुसार? गुण संधि के अनुसार। वह का ए और ई मिलकर के एक गुण हो गया। जब क्या बनेगा? स्वे वह हलंत हो गया। ए और ई मिलकर के ए हो गया, ऋणी। ठीक है, स्वेधन ई ऋणी। अब मिलाते हैं। से वह में ए मिल गया, वे हो गया और री और ये अणि, स्वेरिणी। ये शब्द जो पूर्णतः क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। क्या बनेगा? स्वे उपसर्ग के बाद, यानी स्वे के बाद उपसर्ग नाम आ गया, स्वे के बाद यदि ईरिणी शब्द आता है तब भी वहां गुण आदेश न होकर के क्या होगा? वृद्धि ऐ आदेश होगा। वृद्धि ऐ आदेश होगा तब स्वे धन, स्वे आई और ऋणी। अब इनको मिला दो, क्या बनेगा? स्वेरिणी। क्या बनेगा? स्वेरिणी। ये स्वेरिणी का अर्थ होता है, ये पूर्णतः शुद्ध होगा, ऐ की मात्रा हो जाएगी। स्वेरिणी स्वेच्छा चारिणी, स्वेच्छाचारिणी स्त्री। स्वेच्छाचारिणी से तात्पर्य क्या होता है? जो स्त्री अपने इच्छा से ही जो काम करती है, अपनी इच्छा के अनुसार चलती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहा जाता है। यहाँ एक बात समझना है, जो ईरिणी शब्द है ना, री रे से वाला नियम लागू होता है। ई री नी किस में बदल गया? अणय में बदल गया, क्योंकि री रे और शय के बाद यदि न आवे तो न किस में बदलेगा? अणय में बदलेगा। किस में बदलेगा? अणय में बदलेगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। समझना क्या है? स्वे धन ईर, स्वे धन ईरिणी। अगर ये आते हैं तो वहां गुण संधि के अनुसार तो क्या बन रहा है? स्वेर बन रहा है, स्वेरिणी बन रहा है। जबकि वास्तव में स्थिति क्या है? स्वेर और स्वेरिणी जो शब्द हैं ये पूर्णतः व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। यहाँ वृद्धि आदेश ऐ होकर के स्वेरिणी बनेगा।
जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारिणी, और स्वेर का अर्थ होता है स्वेच्छाचार। ये अपवाद है। आगे परिचर्चा करते हैं। अक्ष अनेक बार पूछा हुआ उदाहरण है ये, संस्कृत और हिंदी दोनों में। अक्ष धन ऊहिनी, क्या है? अक्ष धन ऊहिनी, समझना। यहाँ 6 में क्या है? ए विद्यमान है। कौन सा स्वर है? ए। और यहाँ ऊ, ए और ऊ मिलकर के क्या होगा? ए और ऊ मिलकर के ओ गुण आदेश होता है। क्या होता है? ओ गुण आदेश होता है। तब क्या बनेगा शब्द? अ क्षय हलंत हो जाएगा, और ए और ऊ मिलकर के ओ गुण हो गया। शेष क्या बच गया? ही और नी, ये बच गया। अब इनको मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या बन जाएगा? ए, 6 में ओ की मात्रा मिल गई, छो हो गया, और ही और नी किसमें बदल जाएगा? अणी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अणी में। और ये अक्षोहिणी जो शब्द ऐसा बनता है गुण संधि के अनुसार। किस संधि के अनुसार? गुण संधि का जब नियम लगाते हैं तब ऐसा बनता है, जो पूर्णतः क्या है? अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। शुद्ध क्या होता है कि अक्ष शब्द के बाद में, किसके बाद में? अक्ष शब्द के बाद में यदि उइनी शब्द आता है। किसके बाद में? अक्ष शब्द के बाद में यदि उइनी शब्द आता है, तब वहां गुण आदेश ओ न होकर के क्या होगा? अवृद्धि आदेश होगा। क्या होगा? अवृद्धि आदेश होगा। तो इस गुण के स्थान पर क्या रहेगा? वृद्धि आदेश होगा। और यहाँ ए और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ न हो करके अवृद्धि होगा। तब क्या बनेगा समझना? अक्ष औ और ये ही नी मिलाते हैं। 6 में औ की मात्रा, छो, ही, नए किस में बदल जाएगा? अणे में। और ये नी है तो अणी, अक्षोहिणी। क्या बना? अक्षोहिणी, जो कि क्या है? एक सेना है, अक्षोहिणी सेना। अक्षोहिणी सेना के बारे में परिचर्चा करते हैं। अक्षोहिणी सेना को क्या कहा जाता है? चतुरंगिनी। क्या है? चतुरंगिनी सेना। यहां भी रंगीनी ना होकर के क्या हो जाएगा? री रे से वाला नियम बन रहा है। चतुहु धन अंगिनी, चतु धन अंगिनी, रे विसर्ग में बदल गया। चतु का अर्थ क्या होता है? 4 होता है, समझना। चतुर धन अंगिनी, ये चतुर रे हलंत है, तब तो हो गया 4 इसका अर्थ। और चतुर रे पूरा करते हैं हम, तब इसका अर्थ क्या होता है? चालाक होता है। क्या होता है? चालाक। और रे को विसर्ग में बदल दिया, किसमें? विसर्ग में, तो क्या हो जाएगा? चतुधन अंगिनी। अब रे यहाँ आ रहा है, इसलिए क्या होगा? नए किसमें बदल जाएगा? अणय में। और ये हो गया चतुरंगिणी, चतुरंगिणी सेना, जिसमें 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? 4 अंग जानते हैं। पैदल सवार यानी पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, इसमें 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। क्या होते हैं? 1 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। और फिर है अश्व सैनिक, अश्व सेना, पैदल सेना हो गई ये। अश्व सेना, इसमें कितने होते हैं? अश्व सेना में इसमें होते हैं 65,000 से अधिक सैनिक। कितने होते हैं? 65,000 से अधिक सैनिक होते हैं। और उसके बाद में है रथ सवार,
यानी रथ सेना, इसमें 21,000 से अधिक सैनिक होते हैं। और उसके बाद में है गज, यानी गज हाथी, हाथी, हाथियों की सेना, इसमें भी 21,000 से अधिक सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार सेना की जो 4 स्वरूप हैं, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना और गज सेना, ये 4 स्वरूप है। इसी कारण इस सेना का नाम क्या पड़ा? चतुरंगिणी सेना। उस चतुरंगिणी सेना को ही क्या कहा जाता है? अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। ये अपवाद है जो अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। परिचर्चा करते हैं। ये सवेर जो शब्द लिखा था और सवेरिणी शब्द लिखा था, महत्वपूर्ण शब्द है ये। ए और ई मिलकर के हमने एक गुण करना था, गुण संधि के हिसाब से। गुण ना होकर के क्या होता है? वृद्धि आदेश होता है। और ये क्या बनता है? स्वे धन आई धन रे बराबर स्वेर। क्या बनता है? स्वेर बनता है। ये स्वेर। ईर का अर्थ जानते हैं। ईर का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। और पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होती है, इसलिए लक्ष्मी संपदा है। धन धान्य से परिपूर्ण जो भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? ईर कहा जाता है। वह स्थान पृथ्वी का जो धन धान्य से परिपूर्ण है। ईर का अर्थ लक्ष्मी होता है। और लक्ष्मी का पति कौन हो गया? विष्णु होता है। लक्ष्मीपति विष्णु। यहाँ एक बात समझना है। एक शब्द है, किसी देश का नाम हम लिखते हैं ईरान। देखिए आप, ईर, ये फारसी शब्द हैं, अरबी फारसी के। और आन प्रत्यय है। ईर पृथ्वी है, यानी वह स्थान पृथ्वी का जो धन धान्य से परिपूर्ण है, लक्ष्मी वाला स्थान है। आन वाला वाली अर्थ देता है, यानी धन धान्य की संपदा से परिपूर्ण भाग ईरान। दजला और फरात सभ्यता की बात करते हैं और ईरान ऐसा ही स्थान है। इसी प्रकार इराक, समझना है ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। ईर पृथ्वी, लक्ष्मी और आक वाला वाले, धन धान्य से परिपूर्ण स्थान इराक हो गया। ईर वाला यानी पृथ्वी का वह भाग जो धन संपदा से परिपूर्ण है, लक्ष्मी से परिपूर्ण है। वो भाग कौन सा था? इराक था, ईरान था। इन दोनों शब्दों में क्या है? ईर शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? ईर शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिसका वैसे अर्थ शाब्दिक रूप से पृथ्वी होता है। और पृथ्वी को लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी का पति जो होता है वो कौन होता है? विष्णु होता है। ये ईरान और इराक। तो आज हमने जो गुण संधि से संबंधित अपवाद थे, उन अपवादों को अच्छे से पढ़ा, जाना। व्यवहारगत हमें ये बात जरूर सीखनी है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों के साथ साथ अपवाद को जानना जरूरी है। अन्यथा हम हर जगह नियम लगा करके और शब्द बना देंगे, जो क्या है, यदि अपवाद का हमें पता नहीं होता है तो अशुद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। आपने आज, हम सभी ने अपवाद के बारे में जाना। व्यवहारगत बात यह कि अगर आप अच्छे से पात्रता रखते हैं, सहजता रखते हैं, शिक्षक यहाँ जो भी पढ़ा रहा है उसमें कितनी क्षमता है वो एक अलग बात होती है। लेकिन विद्यार्थी अगर पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं तो वो अच्छे से अच्छा अधिगम कक्ष में अध्यापक से करवा सकते हैं। इसलिए हमें भविष्य में ये ध्यान रखना है, जब भी हम अधिगम करें तो सहजता के भाव के साथ और मनोयोग से अध्ययन करें और शिक्षक की बात को अच्छे से सुने। अगर कहीं किसी बात में शंका हो तो उसको जब अपना बिंदु खत्म हो जाता है, उस बिंदु के बाद में अच्छे से आप कक्ष में पूछें। आज की क्लास इतनी रहेगी। कल आप सभी जो
हमने अपवाद पढ़े हैं उन अपवादों में से पुनः कक्षा में दोहरान करेंगे